तो नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज के श्री बायो क्लासेस में। और आज हम ब्रैंकियोस्टोमा के बारे में समझेंगे। इसके एस्क्यूटी सिस्टम के बारे में समझेंगे हम। ठीक है, तो ये बीएससी सेकेंड ईयर का चैप्टर है जूलॉजी का। ब्रैंकियोस्टोमा में सामान्य कॉर्डेट्स के सिमिलर एक्सटेंशन के लिए किडनी का अभाव होता है, अर्थात इसके अंदर किडनी नहीं पाई जाती है। इनकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन में प्रोटोनेफ्रिडिया पाई जाती है। मेन स्ट्रक्चर होता है, मतलब प्रोटोनेफ्रिडिया जो है वो मेन स्ट्रक्चर होता है, किडनी नहीं पाई जाती। हमारे अंदर किडनी मेन स्ट्रक्चर होता है, इनके अंदर मेन स्ट्रक्चर प्रोटोनेफ्रिडिया होता है। ठीक है, तो इनके जो स्ट्रक्चर प्रोटोनेफ्रिडिया है इसके बारे में हम समझेंगे आज। जो फाइलम एनिलिडा के सदस्यों में पाए जाने वाला एक नेफिडिया के समान होता है। ठीक है, तो इनके अंदर जो पाया जाता है वो प्रोटोनेफिडिया पाया जाता है, लेकिन नेफिडिया जो है एस्क्यूटी स्ट्रक्चर वो कहाँ पाया जाता है? एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा के अंदर पाया जाता है। ब्रैंकियोस्टोमा में केवल प्रोटोनेफिडिया पाया जाता है जो नेफिडिया से रिजेंबल करता है। ब्रैंकियोस्टोमा की बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए पाए जाने वाले स्ट्रक्चर फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। मतलब ये तो मेन स्ट्रक्चर हो गया, इसके अलावा भी और होते हैं, वो भी हम आपकी आज ही करा देंगे, इसी वीडियो में समाप्त कर देंगे। तो पहला जो और मेन करेक्टर जो है, मेन स्ट्रक्चर जो है वो है प्रोटोनेफ्रिडिया, और इसको दूसरा नाम है सोलेनोसाइट्स। सोलेनोसाइट्स भी कहते हैं इसे, और प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं। इसके बाद आता है ब्रैंकियोस्टोमा के एक्सक्यूटी स्ट्रक्चर में मेन एक्सक्यूटी ऑर्गन प्रोटोनेफ्रिडिया होता है। तो ये तो हमने आपको आज बता ही दिया कि प्रोटोनेफ्रिडिया इसका मेन स्ट्रक्चर एक्सक्यूटी स्ट्रक्चर में एक्सक्यूटी ऑर्गन होता है। प्रत्येक प्रोटोनेफ्रिडिया पतली भित्ति वाली बंद नलिका होती है। ठीक है, तो ये पतली भित्ति वाली होती है, बंद नलिका होती है ना, दोनों सिरों पे बंद होती है और पतली भित्ति वाली होती है। प्रत्येक गिल स्लिट्स के दोनों ओर नेफ्रिडिया का एक जोड़ा अरेंज रहता है। तो प्रत्येक गिल स्लिट्स के दोनों साइड में प्रोटोनेफ्रिडिया का एक एक जोड़ा अरेंज रहता है, तथा इसकी बॉडी में फेरिंग्स वाले पार्ट में प्रोटोनेफ्रिडिया के 200 पेयर स्थित रहते हैं। मतलब फेरिंग्स वाले पार्ट में तो 200 पेयर होते हैं, लेकिन गिल स्लिट्स के प्रत्येक ओर एक एक जोड़ा स्थित रहता है। समझ में आ गया? प्रत्येक गिल स्लिट्स के दोनों ओर एक एक जोड़ा अरेंज रहता है, और जो फेरिंग्स वाला जो पोर्शन है इसका, उसमें 200 पेयर्स स्थित रहते हैं, 200 जोड़े स्थित रहते हैं। प्रत्येक प्रोटोनेफ्रिडिया एक ट्यूब लाइक संरचना होती है। इसमें एक स्मॉल अपर हॉरिजॉन्टल लिम्ब होता है और लोअर लॉन्गर वर्टिकल लिम्ब अरेंज होता है। तो इसमें एक तो होता है लोअर लॉन्गर वर्टिकल लिम्ब होता है, और ऊपर की तरफ अपर साइड में हॉरिजॉन्टल लिम्ब पाया जाता है। ये देखिए, ऊपर वाली साइड में हॉरिजॉन्टल लिम्ब है, जो हॉरिजॉन्टल लिम्ब कहलाता है, ये हॉरिजॉन्टल लिम्ब कहलाता है, और ये वर्टिकल लिम्ब कहलाता है। ठीक है, अपर वाली साइड में हॉरिजॉन्टल लिम्ब और लोअर वाली साइड में वर्टिकल लिम्ब कहलाता है, पाया जाता है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल लिम्ब की सरफेस पर एक माइन्यूट ओपनिंग पाई जाती है, जिसे नेफ्रिडोपोर कहते हैं, और ये एट्रियम कैविटी में ओपन होती है। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल लिम्ब है उसमें एक की सरफेस पर क्या पाया जाता है? माइन्यूट ओपनिंग, बहुत छोटी ओपनिंग्स पाई जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं नेफ्रिडियोपोर्स। और ये कहाँ खुलती है? एट्रियम में खुलती हैं, एट्रियम कैविटी के अंदर खुलती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कहाँ समझ में आ गया कि इसमें जो प्रोटोनेफ्रिडिया जो होती हैं वो 200 पेयर्स होती हैं फेरिंग्स वाले पोर्शन में। और दूसरी बात, ये ट्यूब लाइक संरचना होती है, और पतली भित्ति की बनी हुई होती है, ट्यूब लाइक संरचना होती है। दो भाग होते हैं इसमें, हॉरिजॉन्टल लिम्ब और वर्टिकल लिम्ब होते हैं। हॉरिजॉन्टल लिम्ब अपर वाला साइड होता है, और लोअर वाला लॉन्गर जो होता है वो वर्टिकल लिम्ब कहलाता है।
हॉरिजॉन्टल लिम्ब होती है अपर साइड वाला और छोटा होता है। इसमें एक छोटी ओपनिंग होती है जिसे हम नेफ्रिडियोपोर कहते हैं और ये नेफ्रिडियोपोर एट्रियम कैविटी में ओपन होता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। देख लेते हैं स्ट्रक्चर में। देखिए ये रहा हॉरिजॉन्टल, ये पतली भित्ति से बना हुआ है और ये ऊपर वाला पोर्शन हॉरिजॉन्टल लिम्ब कहलाता है, नीचे वाला लॉन्गर जो होता है वो वर्टिकल लिम्ब कहलाता है। हॉरिजॉन्टल लिम्ब जो होता है वो उसमें एक्टिपोर या प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं। ये किसके अंदर खुलता है या एट्रियम कैविटी के अंदर खुलता है। यहाँ तो हो गया। देखते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया के वर्टिकल लिम्ब की सरफेस पर मोस्टली आउट ग्रोथ डेवलप्ड होती है। ठीक है, इसकी जो वर्टिकल लिम्ब होता है उसकी सरफेस पर आउट ग्रोथ डेवलप्ड होती है, मतलब थोड़ी छोटी आउट ग्रोथ होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं साइड ब्रांच कहते हैं। तो साइड ब्रांच पाई जाती है। सीधे सीधे कहने का मतलब यह है कि वर्टिकल लिम्ब पर साइड ब्रांच पाई जाती हैं। साइड ब्रांच की सरफेस पर मोस्टली फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइट्स अरेंज रहती हैं। इनके ऊपर क्या पाई जाती हैं, फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइट्स पाई जाती हैं। सामान्यतः किसी प्रोटोनेफ्रिडिया में 500 सोलेनोइड्स हो सकती हैं। एक प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर कितनी सोलेनोसाइट्स होंगी, 500 सोलेनोसाइट्स हो सकती हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, का मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। प्रत्येक सोलेनोसाइट्स यूनिसेलुलर या यूनिन्यूक्लिएट होता है। तो ये यूनिसेलुलर होता है और यूनिन्यूक्लिएट होता है। क्या चीज़, सोलेनोसाइट्स। तो सोलेनोसाइट्स कितनी होती हैं, 500 सोलेनोसाइट्स होती हैं और लगभग 500 सोलेनोसाइट्स होती हैं प्रोटोनेफ्रिडिया पर। और प्रत्येक सोलेनोइड्स में यूनिसेलुलर होती है और यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। इसकी ऊपरी गोलाकार सिरा सेल बॉडी कहलाती है। इस तरह की होती है। ऊपरी गोलीकार जो सिरा होता है वो क्या कहलाता है, सेल बॉडी कहलाता है। सोलेनोसाइट का लोअर पार्ट लॉन्ग ट्यूबुलर जैसी फॉर्म का होता है। ठीक है, ये लोअर पार्ट लॉन्ग ट्यूबुलर फॉर्म में होता है। सेल बॉडी के अंदर एक न्यूक्लियोलस तथा एक बेसल बॉडी अरेंज रहती है। सेल बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोलस। सेल बॉडी है ये। सेल बॉडी के अंदर पाएगा न्यूक्लियोलस और बेसल बॉडी अरेंज रहती है और बेसल बॉडी पाई जाती है इसमें। न्यूक्लियोलस तथा एक न्यूक्लियोलस होता है और एक बेसल बॉडी होती है सेल बॉडी के अंदर। इसके एक लॉन्ग फ्लैजिला डेवलप होता है। इससे किससे, बेसल बॉडी से एक लॉन्ग फ्लैजिला डेवलप होता है जो साइड ब्रांच में अरेंज होता है। प्रोटोनेफ्रिडिया ब्रैंकियोस्टोमा के मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया की सोलेनोसाइट्स सेल्स सीलोम के अंदर कांटेक्ट में रहती हैं। तो सीलोम के अंदर, सीलोम कहाँ पर होती है, नीचे की साइड जो लॉन्ग वाला है वो उसके नीचे सीलोम पाई जाती है। उस सीलोम से कांटेक्ट में रहती हैं। सीलोम मतलब खाली जगह। ठीक है, तो सीलोम से कांटेक्ट में रहती है, मतलब जो इसके अंदर वर्टिकल कॉलम वर्टिकल जो होता है भाग, उस वर्टिकल पोर्शन उससे उसमें सीलोम होती है और सीलोम से कांटेक्ट में रहती हैं। सीलोम फ्लूइड और ब्लड से मैनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डिफ्यूजन द्वारा प्रोटोनेफ्रिडिया की सोलेनोसाइट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो सीलोम में जो फ्लूइड बहता है या ब्लड बहता है तो उन ब्लड जो पाया जा रहा है, ब्लड जो उसके अंदर आता है या फ्लूइड जो आता है, उनसे जितनी भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं वो सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डिफ्यूजन विधि द्वारा सोलेनोसाइट्स के अंदर एब्जॉर्ब होते रहते हैं। और ये प्रोटोनेफ्रिडिया के नेफ्रिडियोपोर द्वारा, ये प्रोटोनेफ्रिडिया के नेफ्रिडियोपोर, और ये नेफ्रिडियोपोर कहाँ पाया जाता है, हॉरिजॉन्टल पोर्शन में। नेफ्रिडियोपोर के द्वारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सारे जितना भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, चाहे ब्लड में से निकाला गया हो चाहे फ्लूइड में से निकाला गया हो, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो सोलेनोसाइट्स द्वारा एब्जॉर्ब किया गया है और उससे सीलोम के अंदर उसके प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर छोड़ा गया है, वो प्रोटोनेफ्रिडिया से होता हुआ हॉरिजॉन्टल पोर्शन में जाकर वहाँ से नेफ्रिडियोपोर से निकलता है और नेफ्रिडियोपोर से एक्सक्रीट होकर कहाँ जाता है, एक्सक्रीटरी वो एट्रियम कैविटी के अंदर पहुँच जाता है।
एट्रियम कैविटी हमेशा क्या होता है, एट्रियोपोर के द्वारा बाहर की ओर, बॉडी से बाहर की ओर खुलती है, और ये एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जितना भी है वह एट्रियोपोर के माध्यम से बाहर की ओर डिस्चार्ज कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। तो अब इसे स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। यह है एट्रियोपोर, एट्रियोपोर ये रहा एट्रियोपोर, और एट्रियम कैविटी में जो भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट आते हैं वो सब इसी एट्रियोपोर द्वारा बाहर की तरफ निकाल दिए जाते हैं, यहाँ से ही बाहर की तरफ निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और देखते हैं स्ट्रक्चर। ये रहा स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में देखिए ये किसका है, प्रोटोनेफ्रिडिया का स्ट्रक्चर है। इसमें हमने आपको बताया था ये हॉरिजॉन्टल लिम्ब होता है, इसमें एक वर्टिकल लिम्ब होता है जो ज़्यादा लंबा होता है। वर्टिकल लिम्ब जो है वो सीलोमिक स्पेस इन प्राइमरी बार, प्राइमरी गिलबार ये रहा, ये प्राइमरी गिलबार होता है। ये प्राइमरी गिलबार में सीलोमिक स्पेस पाया जाता है, ये सीलोमिक स्पेस होता है। इस सीलोमिक स्पेस में धंसा रहता है कौन, लिम्ब, वर्टिकल लिम्ब। इसका जो प्रोटोनेफ्रिडिया का वर्टिकल लिम्ब जो होता है वो सीलोमिक स्पेस में धंसा रहता है। और वर्टिकल लिम्ब में देखो कितने सारे ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस हैं। इन ब्रांचेस से सोलेनोसाइड्स अरेंज्ड होती हैं। इन सोलेनोसाइड्स की स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हैं किस तरह की है। ऊपर की तरफ सेल बॉडी होती है और नीचे ट्यूबुलर बॉडी होती है। इनसे सीलोम से इनके जो सीलोम होता है उस सीलोम में जो भी कोई एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट आता है उन सबको ये डिफ्यूज़न विधि द्वारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं और यहाँ पर छोड़ दिए जाते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर आने के पश्चात ये एक्सक्रीटिव ओपनिंग जो है या फिर नेफ्रिडियोपोर जो है उनकी सहायता से ये बाहर की तरफ एट्रियम में छोड़ दिए जाते हैं, और एट्रियम से एट्रियोपोर द्वारा बाहर की तरफ, बॉडी से बाहर की तरफ रिलीज कर दिए जाते हैं। अब देखो इसमें दो भाग पाए जाते हैं, एक तो पाया जाता है हॉरिजॉन्टल बॉडी, एक तो पाया जाता है हॉरिजॉन्टल लिम्ब, और एक पाया जाता है वर्टिकल लिम्ब। वर्टिकल लिम्ब जो है वो प्राइमरी गिलबार में स्थित सीलोम में धंसा रहता है। हॉरिजॉन्टल लिम्ब जो है वो सेकेंडरी गिलबार में धंसा रहता है, से अटैच्ड रहता है। तो सेकेंडरी गिलबार से अटैच्ड रहता है वो हॉरिजॉन्टल लिम्ब रहता है, और प्राइमरी गिलबार से अटैच्ड रहता है, प्राइमरी गिलबार में सीलोम से अटैच रहता है वो रहता है वर्टिकल लिम्ब। ठीक है, तो अब जो हॉरिजॉन्टल लिम्ब है, हॉरिजॉन्टल लिम्ब के इसके जो बताया कि ये इसमें नेफ्रिडियोपोर होता है या इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, इसी को नेफ्रिडियोपोर कहते हैं। इस नेफ्रिडियोपोर से कई सारी सीलियाँ निकली रहती हैं। ये सीलियाँ क्या काम करेंगी, ये जो भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट निकलेगा उसको ये सीलिया द्वारा वहाँ से हटाता चला जाएगा और एट्रियम में फेंकता चला जाएगा। तो ये सीलिया इसीलिए लगी होती हैं जिससे कि वहाँ पर जमा ना हो जाए, पोर के ऊपर जमा ना हो जाए एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जो प्रोटोनेफ्रिडिया है ये ट्यूबुलर बॉडी होती है और ये दो भागों में बटी होती है। एक तो हॉरिजॉन्टल लिम्ब होता है इसका, एक वर्टिकल लिम्ब होता है। वर्टिकल लिम्ब जो है वो प्राइमरी गिलबार में स्थित सीलोम में धंसा रहता है, और दूसरा हॉरिजॉन्टल लिम्ब जो होता है वो सेकेंडरी गिलबार से अटैच रहता है। इनके ऊपर कई सारी ब्रांचेस पाई जाती हैं। इन ब्रांचेस से सोलेनोसाइड्स अटैच रहती हैं। सोलेनोसाइड्स की बॉडी जो होती है उसमें सेल बॉडी होती है और ट्यूबुलर संरचना होती है। ये सीलोम में स्थित सभी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, चाहे वो ब्लड का हो चाहे वो फ्लूइड का हो, किसी का भी हो, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को डिफ्यूजन विधि द्वारा अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और इस नेफ्रिडिया के अंदर छोड़ देते हैं, इस प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर। और प्रोटोनेफ्रिडिया से प्रोटोनेफ्रिडियोपोर से नेफ्रिडियोपोर से ये एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बाहर आता है और कहाँ आता है, एट्रियम में चला जाता है। और एट्रियम में जाने के बाद एट्रियोपोर से बाहर, शरीर से, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ तक का आपको समझ में आ गया, बस इतना ही है। ये तो हो गया प्रोटोनेफ्रिडिया, कंप्लीट हो गया। प्रोटोनेफ्रिडिया के बाद आता है ब्राउन फनल।
ब्राउन कलर में क्या दिया हुआ है, देखिए क्या लिखा है कि ब्रोंकियोस्टोमा में एक्सक्रीशन के लिए प्रोटोनेफ्रिन के साइड में कुछ अन्य एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी होते हैं इसमें, जिसमें से ब्राउन फनल इंक्लूड है, जिसमें ब्राउन फनल ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन फेरेंस के पोस्टीरियर एंड पर, तो कहाँ पाया जाता है ये फेरेंस के पोस्टीरियर एंड पर, इसके लेटरल साइड में, और लेटरल साइड में पोस्टीरियर एंड होगा, फेरेंस का पोस्टीरियर एंड पर लेटरल साइड में अरेंज रहते हैं। प्रत्येक ब्राउन फनल एक इलोंगेटेड नैरो ट्यूब होती है, कैसी होती है, इलोंगेटेड नैरो ट्यूब होती है, जो एंटीरियर एंड पर सीलोम में ओपनिंग होती है। तो ये ब्राउन फनल है वो कैसी होती है, इलोंगेटेड नैरो ट्यूब होती है, और आगे वाला जो हिस्सा है इसका एंटीरियर एंड जो है वो सीलोम के अंदर ओपन रहता है, खुला रहता है। प्रत्येक ब्राउन फनल का पोस्टीरियर एंड ब्रॉड चौड़ा होता है, तो पोस्टीरियर एंड कैसा कुछ चौड़ा होगा, और एंटीरियर एंड सीलोम में खुला हुआ होता है, जो एट्रियम कैविटी के अंदर खुला हुआ होता है। तो आगे वाला जो पोर्शन है वो सीलोम में खुला होगा, जिससे कि सीलोम से एसिड प्रोडक्ट को ले सके, और पीछे वाला जो एंड होता है वो ब्रॉड चौड़ा होता है और एट्रियम कैविटी में खुला रहता है। ब्राउन फनल सीलोम में पाए जाने वाले नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी मटेरियल को एब्जॉर्ब करके इन्हें एट्रियम कैविटी में रिलीज कर देते हैं, लेकिन यह एक्सक्रीटरी मटेरियल एट्रियोपोर की सहायता से बॉडी से बाहर रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये सीलोम से एक्सक्रीटरी नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद एंटीरियर पोर्ट एंड से एब्जॉर्ब करते हैं, फिर ये पोस्टीरियर एंड के द्वारा जो चौड़ा होता है और एट्रियम में खुला होता है, एट्रियम में छोड़ देते हैं। एट्रियम में रिलीज करने के बाद एट्रियम में पाए जाने वाले एट्रियोपोर के माध्यम से ये शरीर से बाहर की तरफ निकाल दिए जाते हैं। फंक्शन के आधार पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन माना जाता है, तो ये ब्राउन फनल कैसा है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है फंक्शन के आधार पर। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि ये ब्राउन फनल कैसा होता है, सेंसरी ऑर्गन होता है। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि ये सेंसरी ऑर्गन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हेरचेक्स नेफ्रिडियम। इसमें क्या लिखा है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन में एक सिग्निफिकेंट ऑर्गन हेरचेक्स नेफ्रिडियम के फॉर्म में होता है, जो ओरल हुड की ओर अरेंज रहता है। कहाँ पाया जाता है, ओरल हुड, माउथ की तरफ, ओरल हुड की तरफ पाया जाता है। यह एक इलोंगेटेड होता है, स्ट्रेट ट्यूब होती है, इलोंगेटेड मतलब लंबी, और स्ट्रेट सीधी ट्यूब होती है, जो एंटीरियर एंड पर क्लोज्ड होता है। लंबी और सीधी होती है, जो एंटीरियर एंड मतलब आगे वाले सिरे पर जो क्लोज्ड होती है, लंबी होती है, स्ट्रेट होती है। इसका पोस्टीरियर एंड फेरिंग्स के प्री बैंक्रियल सैक में ओपन होता है। तो कहाँ है पोस्टीरियर एंड इसका, हेरचेक्स नेफ्रिडियम। इस नेफ्रिडियम का जो पोस्टीरियर एंड है वो कहाँ खुलेगा, फेरिंग्स के प्री ब्रैंकियल सैक में, फेरिंग्स के प्री ब्रैंकियल सैक में ओपन होता है। इस नेफ्रिडियम के साथ डॉर्सल एओर्टा अरेंज रहती है, इसके साथ साथ और क्या होता है, डॉर्सल एओर्टा भी अरेंज होता है। हेरचेक्स नेफ्रिडियम की जनरल स्ट्रक्चर प्रोटोनेफ्रिडियम के समान होती है। इसकी संरचना में भी साइड ब्रांचेस और सोलेनोसाइड्स अरेंज्ड होती हैं, सेम वैसा ही है। इस नेफ्रिडियम में सीलोम के कांटेक्ट में रहता है, जैसे कि वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को ले सके, सीलोम से एक्सक्रीटरी मटेरियल को ले सकता है, एब्जॉर्ब कर देता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद इन्हें डायरेक्टली बॉडी से बाहर रिलीज कर देता है। तो ये डायरेक्टली करता है रिलीज, यही एक ऐसा है हेरचेक्स नेफ्रिडियम, जो बॉडी से सीलोम से एक्सक्रीटरी मटेरियल को ग्रहण करता है, और लेने के बाद एब्जॉर्ब करने के बाद डायरेक्ट बॉडी से बाहर की तरफ रिलीज कर देता है। इसके बाद एक और बचा है आपके पास रीनल पेपिली क्या क्या होती हैं, ये एट्रियम कैविटी के रूफ पर स्पेशल सेल्स का ग्रुप अरेंज होता है।
इन्हें रीनल पेपली कहते हैं। ये संरचना एक्सक्रीशन में हेल्प करने वाली मानी जाती हैं, लेकिन कुछ मुख्य कार्य अभी तक इनका ज्ञात नहीं है। हेल्प कर एक्सक्रीशन में हेल्प तो करती हैं, लेकिन उसका मुख्य कार्य क्या है ये अभी तक पता नहीं चल पाया इनका। ठीक है, और कहाँ पाई जाती हैं ये? एट्रियम कैविटी की रूफ पर पाई जाती हैं। ब्रैंकियोस्टोमा में बहुत मुख्य एसिडिटी प्रोडक्ट यूरिक एसिड के फॉर्म में होता है। तो आप समझ गए होंगे जिन एनिमल्स से यूरिक एसिड निकलता है, एसिडिटी प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है, ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो आपका ये जो हो गया एक्सक्रीशन, ब्रैंकियोस्टोमा में एक्सक्रीशन समाप्त हो जाता है। इसमें इतना ही है बस। थैंक यू। आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और लाइक करें मेरी वीडियो को, अपने साथियों के साथ शेयर करें, जिनको इसकी आवश्यकता उसको भेज दें। जैसे कि, और ये एकदम पुख्ता नोट्स हैं, एकदम इसी को आप रजिस्टर में बना लें, यही नोट्स हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ये सब कुछ छापे आना है, और अगर लिखे आना है, और अगर जिस किसी पे नोट शॉर्ट नोट आ जाए तो शॉर्ट नोट लिख देना। ये हैशटैग नेफिडियम पे आ जाता है, इस पर लिख देना। प्रोटोनेफिडिया पे आता है ज़्यादातर, प्रोटोनेफिडिया पर लिख देना। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, कल को नए वीडियो में मिलते हैं।